हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था इंडिटरमिनेट बीम हम लोगों ने सॉल्व करी थी, ठीक है। तो अभी हम लोग भी उसी प्रॉब्लम को हम लोग देख रहे हैं, बट उसमें थोड़ी सी लोडिंग हम लोगों ने वेरी करी है, ठीक है। और उसमें हम लोग थोड़ा रिलीज जो करेंगे वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से करेंगे, तो ठीक है। तो प्रॉब्लम हमारा अप्रोक्सीमेटली सेम ही है, बट उसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रॉब्लम पर आते हैं। तो प्रॉब्लम है मेरे पास, यार मेरे पास ये बीम मेरे को दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बीम है मेरी, इसकी डेटा हमने स्टैटिक डिटरमिनेसी जो कैलकुलेट करी थी वो थी हमारी 1, ठीक है। तो इस केस में हम लोगों ने क्या किया था लास्ट प्रॉब्लम में कि हमने क्या किया था, इस पॉइंट को हमने बीबी को यहाँ पर रिलीज किया था, ठीक है। बीबी को हमने रिलीज किया था और उसकी मदद से हमने कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लगाई थी इस पॉइंट पर, ठीक है। कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लगाई थी कि इस पॉइंट पर जो हमारा डिफ्लेक्शन होगा वो जीरो होगा, ठीक है। तो उस तरीके से हमने इसमें फोर्सेस कैलकुलेट किए थे और उसके बाद हमने बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स डायग्राम, शियर फोर्स हमने कैलकुलेट करी थी, ठीक है। तो आज हम सेम प्रॉब्लम देख रहे हैं, बट यहाँ पर मेरे पास है कि यहाँ पर मेरे पास मैंने यहाँ पे कुछ एक ओवरहैंग पोर्शन है, साइड से इस साइड भी और इस साइड भी, और यहाँ पर उसमें 10 किलो न्यूटन का एक लोड लग रहा है वर्टिकल एंड पर, और यहाँ पर 10 किलो न्यूटन का एक न्यूक्लियर लग रहा है। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो भाई अगर हम देखें इस प्रॉब्लम को, अगर हमको सॉल्व करना है, तो मैंने क्या, यहाँ पे हमारा डीबी ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी मेरा कितना है 1, ठीक है। तो मेरे को एक और इक्वेशन जो चाहिए मेरे को, वो एक और इक्वेशन मेरे को चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो रिडंडेंसी मैंने चेक निकाल, रिडंडेंसी जो मैं करूंगा यहाँ पर, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर इंटरनल मोमेंट को मैं जीरो कर रहा हूँ। क्लियर है। तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, इस पॉइंट पर मैंने मोमेंट को रिलीज कर दिया, मोमेंट रिलीज, ठीक है। मोमेंट रिलीज कहने का मतलब है कि इस पॉइंट पर मैंने क्या किया, आपका बेंडिंग मोमेंट जो भी होगा मेरा इस पॉइंट पर, इस बीम पर, वो मेरा जीरो होगा। क्लियर है। तो कहने का मेरा मतलब है यार, कहने का मेरा मतलब है कि यहाँ पर मैंने इस बीम में डिस्कंटिन्यूटी रखी है, ठीक है। ये बीम अलग बिहेव करेगी और ये बीम अलग बिहेव करेगी, ठीक है। इसका जो डिफ्लेक्शन होगा वो कुछ ऐसा होगा, लेट अस सपोज, और इसका डिफ्लेक्शन कुछ ऐसा होगा। तो इस पॉइंट पर मेरे को कुछ रिलेटिव स्लोप देखने को मिलेगा इस हिंज की वजह से, ठीक है। तो यही मेरी कंपैटिबिलिटी इक्वेशन कुछ बनेगी यहाँ पर कि मेरे को रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ स्लोप मेरे को जीरो होना है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को देखने के लिए हम लोगों ने पहले प्रॉब्लम में किया था, हमने यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन को रिलीज किया था। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर हमने सिर्फ मोमेंट को रिलीज किया है, ठीक है। वर्टिकल रिएक्शन यहाँ पे रहेगा अवेलेबल, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो मेरे पास कुछ ऐसी बीम बन रही है, ये मेरे पास लोडिंग है, यहाँ पे मेरे पास 25 किलो न्यूटन का लोड है, ठीक है। ये यहाँ पर यूडीएल है 10 किलो न्यूटन मीटर, और ये डिस्टेंस हम देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बेसिकली हमारा क्या किया, मैंने मोमेंट को रिलीज कर दिया, मतलब इस पॉइंट पर मेरा बेंडिंग मोमेंट जीरो है। तो मैंने यहाँ पर बेसिकली आपकी इंटरनल फोर्स को मैंने रिलीज किया है, ठीक है। रिलीजिंग रिलीजिंग इंटरनल फोर्स, ठीक है। अब इंटरनल फोर्स क्या है वहां पर, वो बेंडिंग मोमेंट है, ठीक है। उसको मोमेंट भी बोल सकते हैं, बेंडिंग मोमेंट भी बोल सकते हैं। तो मोमेंट को मैंने बेसिकली यहाँ पर रिलीज कर दिया कि मतलब यहाँ से मोमेंट कोई ट्रांसफर नहीं हो सकता। क्लियर है। तो तो लेट अस सपोज ये मेरे पास एक ए है, ये बी है, ये मेरे पास सी है, और इसको हम डी मान लेते हैं, और इसको डी मानते हैं, और इसको ई मानते हैं, इसको एफ मानते हैं। क्लियर है। तो भाई अभी मेरे को मोमेंट हमने यहाँ पर रिलीज कर दिया है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें कि यार हमारी कंपैटिबिलिटी इक्वेशन क्या बनेगी, तो हमको क्या करना है, रिएक्शन फाइंड करनी है। एक इक्वेशन हमने एक्स्ट्रा लगा दी है, ठीक है। तो हमको क्या रिएक्शन फाइंड करनी है, तो सबसे पहले मेरे को क्या पता होनी चाहिए, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। तो जनरली जो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बनेगी वो हमारी कुछ ऐसे बनेगी, डेल्टा 1 एल प्लस डेल 1 1 इनटू में मोमेंट रिलीज किया हमने बी पर, तो एम बी इज इक्वल्स टू जीरो। अभी देखते हैं कि डेल 1 1 क्या है और डेल्टा 1 क्या है, ठीक है। यही इक्वेशन बननी है, ठीक है। तो अगर हम डेल 1 पर आते हैं, डेल्टा 1, अगर डेल्टा 1 एल हमारा होगा क्या, बेसिकली डेल्टा 1 एल होगा हमारा, कहने का मेरा मतलब है कि इस लोडिंग की वजह से, इस लोडिंग की वजह से इस पॉइंट पर कुछ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है। इस लोडिंग की वजह से इस सेक्शन पर और इस सेक्शन पर दोनों में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगी। कहने का मेरा मतलब है, ये मेरा अगर बीम है, ठीक है, ये इंटरनल हिंज लगा है यहाँ पर, और यहाँ पर रोलर सपोर्ट है, और ये ओवरहैंग पोर्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरा लोड लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका डिफ्लेक्टेड शेप होगा कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। इस पॉइंट पे जो डिफ्लेक्टेड शेप होगा वो कुछ ऐसा बनेगा। इस लोडिंग की वजह से लेट अस सपोज ए बी सी, इस पॉइंट पर हमारे पास थीटा आता है क्या, थीटा बी सी। क्लियर है। इस पॉइंट पर मेरे पास जो थीटा आता है वो आता है मेरे पास यहाँ पर थीटा
यहाँ पर आता है थीटा बी ए, इस पॉइंट पर आता है थीटा बी सी। क्लियर है? ठीक है, तो ये अब ये रिलेटिव डिफॉर्मेशन क्या होगी यहाँ पर लोडिंग की वजह से, वो होगी आपकी थीटा बी ए प्लस थीटा बी सी। ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। रिलेटिव डिफॉर्मेशन क्या होगा, यहाँ पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट मेरी क्या होगी, टेंजेंट का डेविएशन ही होगा। दिस इज माय थीटा बी ए प्लस थीटा बी सी। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई लोडिंग की वजह से। क्लियर है? तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं डेल्टा वन एल जो होगा वो मेरा होगा थीटा बी ए प्लस थीटा बी सी ड्यू टू एक्सटर्नल लोड। ठीक है, ये चीज आपको समझनी है। ठीक है, अब मैं पूछता हूँ कि भाई मेरे पास डेल वन वन क्या होगा। डेल वन वन भी चाहिए मेरे को। ठीक है, डेल वन मेरा कहने का मतलब है, डेल वन वन अगर मुझको निकालना है कि मतलब मेरे को यूनिट, अगर मैंने मोमेंट रिलीज किया इस पॉइंट पर, तो मेरे को उस रिलीज की वजह से अगर मैं यूनिट लोड लगाऊं उस रिलीज पर, तो मेरे को वहां पर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट मेरे को कितना मिलेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यही क्वेश्चन है हमारी, यहाँ पर रिलीज लगाया हमने, ये ओवरहैंग है। ठीक है, तो भाई अभी मैंने लेटेस्ट सपोज मैंने जो कोऑर्डिनेट की डायरेक्शन एक्सिस डिसाइड करी है वो कुछ ऐसे डिसाइड करी है। ठीक है, ये हमारा कोऑर्डिनेट वन है। मतलब मैंने अज्यूम किया है कि मेरी जो यूनिट फोर्स है वो भी इस डायरेक्शन में लग रहा है मूवमेंट, और जो मेरा रोटेशन हुआ है वो भी इस सेम डायरेक्शन में हुआ है इसके लॉन्ग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन आपको डिफरेंट मिलेगा, इस पॉइंट पर आपको डायरेक्शन डिफरेंट मिलेगा। क्लियर है पॉइंट? तो अभी हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर ये बीम मेरी कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट करना चाहिए इस मोमेंट की वजह से, ये बीम कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मानते हैं लेट अस सपोज थीटा बी ए डैश, इसको मानते हैं हम लोग थीटा बी सी डैश। क्लियर है? तो यहाँ पर जो रिलेटिव डिफॉर्मेशन होगी वो कितनी होगी आपकी, यही होगी थीटा बी ए डैश प्लस थीटा बी सी डैश, यही होगी ना। ठीक है, तो अगर हम इस चीज को कैलकुलेट करें, अगर हम इस चीज को देखें तो ये इक्वेशन जो हमारी कुछ बनेगी, ये तो यूनिट लोड की वजह से है, अगर ये यूनिट मोमेंट की वजह से यहाँ पर है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं देखूं मैंने यहाँ पर इसको मैंने रिलीज किया तो मेरे को यूनिट ये इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ये डायरेक्शन में रोटेट करेगा, मैंने जूम किया। ठीक है, तो इस पॉइंट पर एक्चुअल मूवमेंट जो था वो मेरा कितना था, एमबी था। यहाँ पर भी एमबी रहेगा, इस पॉइंट पर भी एमबी रहेगा, तो एमबी के कारण कितना मूवमेंट आएगा मेरा, यही तो आएगा। रोटेशन कितना होगा, एमबी इनटू थीटा बी ए डैश प्लस थीटा बी सी डैश, यही होगा। क्लियर है? अब इसको अगर समझते हैं कि एमबी क्यों होगा, तो ये ऐसे होगा ना यार, ये हमारा कुछ है सपोज यहाँ पर। ठीक है, अभी तो एक्चुअल में कोई यहाँ पर रिलीज नहीं है, तो इस पॉइंट पर लेटेस्ट सपोज ये मेरे पास बी में लेटेस्ट सपोज। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये जो एमबी मोमेंट है ये सपोर्ट से नहीं आ रहा है, ये बीम की कंटिन्यूटी की वजह से ही मोमेंट है, ये सपोर्ट इसको मोमेंट नहीं दे रहा है। ठीक है, सपोर्ट क्योंकि रोलर सपोर्ट है, यहाँ पे जो मोमेंट आ रहा है वो बीम की कंटिन्यूटी की वजह से ही मोमेंट आ रहा है। ठीक है, तो ये जो इस बीम में को अगर हम इस पॉइंट पर अगर हम ब्रेक करते हैं तो ये हमारे पास कुछ ऐसा फिगर बनेगा। ठीक है, अगर हम एज्यूम करें ये कुछ ऐसा ही होगा फिगर। ठीक है, तो इस पॉइंट पर अगर हम देखें, इस पॉइंट पर अगर हम इसको बैलेंस करना चाहें, ये बहुत ही छोटा है। ठीक है, वेरी लेस। ठीक है, तो अगर हम इस पॉइंट को देखें तो यहाँ पर हमको जो मोमेंट मिल रहा होगा, लेट अस सपोज वो कुछ एम मिल रहा होगा, एम बी ए। ठीक है, सेम मोमेंट इस जॉइंट पर लगेगा इस डायरेक्शन में, एम बी ए। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ एक मोमेंट लग रहा होगा, लेट अस सपोज कितना लग रहा होगा वो, एम बी सी, उसी का इक्विवेलेंट एक मोमेंट यहाँ पे लगेगा जॉइंट पर। ठीक है, जॉइंट पर लगेगा, वो कितना होगा आपका एम बी सी। तो अगर हम इक्विलिब्रियम ऑफ जॉइंट देखें, इक्विलिब्रियम ऑफ जॉइंट अगर हम देखें तो हमारे पास क्या मिलता है भाई, एम बी ए माइनस ऑफ एम बी सी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारा एम बी ए इक्वल्स टू जो है एम बी सी है, तो यही चीज है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर एम बी लिया है, क्योंकि इस पॉइंट पर जो मोमेंट रिलीज हुआ है वो एम बी है, और एम बी जो बराबर है वो आपका एम बी ए के बराबर है और एम बी सी के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रोटेशन हो जाएगा वो हो जाएगा एम बी इंटू थीटा बी ए डैश प्लस थीटा बी सी डैश। तो जो हमारी कंपेटिबिलिटी क्वेश्चन बनेगी, क्योंकि कंपेटिबिलिटी क्वेश्चन जो हमारी बनेगी वो बनेगी कुछ थीटा बी ए प्लस थीटा बी सी प्लस एम बी इंटू थीटा बी ए डैश प्लस थीटा बी सी डैश इज इक्वल्स टू 0। अब ये 0 क्यों है, 0 इसलिए कि एक्चुअल में जो उसकी डिफ्लेक्शन होगी, एक्चुअल में जो बीम जब डिफ्लेक्ट करेगी वो कुछ ऐसे करेगी, वहां पर स्लोप आपका सेम रहना है,
यहाँ पर जो स्लोप रहेगा वो आपका सेम रहेगा, कोई रिलेटिव डिफॉर्मेशन नहीं होगी स्लोप के बीच में, तो इसलिए हम लोग इस इक्वेशन को जीरो लिखेंगे। कहने का मेरा मतलब है कि ये मेरा बी जॉइंट है, अगर ये ए है, ठीक है, इस लेट अस सपोज ये सी है, ठीक है, तो इस पॉइंट पर जो आपका स्लोप रहेगा एक्चुअल में वो सेम ही रहने वाला है। नो रिलेटिव डिफॉर्मेशन बिटवीन स्लोप्स, नो रिलेटिव डिफॉर्मेशन। क्लियर है? तो ये बेसिकली फंडा है आपको बताने का कि ये कंपैटिबिलिटी इक्वेशन हमने कैसे लिखी है, क्यों हमने इस चीज को लिखा है, क्यों हमने इस चीज को यूज किया है, ठीक है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे कि जब मोमेंट रिलीज होता है तो हम इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो यही मेरा एक पर्पस था इसको बताने का, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन कैसे लिखते हैं। हम डायरेक्टली प्रॉब्लम पर आते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन हम लोग लिख चुके हैं। कंपैटिबिलिटी इक्वेशन क्या है मेरी, अगर हम इसको लिखें डेल वन लोड प्लस इसको डेल वन 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 इनटू में एम बी इज इक्वल्स टू जीरो, यही मेरी कंपैटिबिलिटी इक्वेशन है। क्लियर है? ठीक है। तो अगर मैं देखूं यार, डेल वन वन होता है मेरा, डेल वन कितना होता है मेरा, डेल वन एल होता है इंटीग्रेशन में एम इनटू एम डी एक्स ओवर में ई आई। अभी ये क्या टर्म है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, ये यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करने वाले। क्लियर है? मुझे क्या करना है, रिलेटिव डिफॉर्मेशन निकाला है इन दो पॉइंट्स पर, तो मैं इस पॉइंट पर यूनिट मोमेंट लगाऊंगा, इस पॉइंट पर भी यूनिट मोमेंट लगाऊंगा, ठीक है। पहले कोऑर्डिनेट का जो यहाँ पे डिसाइड किया है, नेक्स्ट एक और फिगर बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने कोऑर्डिनेट इस डायरेक्शन में लिया, इसमें कोऑर्डिनेट इस डायरेक्शन में लिया। ठीक है, कोऑर्डिनेट का डायरेक्शन आप कैसा भी ले सकते हैं, बट अगर सही आंसर नहीं है तो वो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट मैंने, देखो मेरा कोऑर्डिनेट 1 है, और कोऑर्डिनेट 1 कहने का मतलब है कि मेरा रिलेटिव डिफॉर्मेशन इसके 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 स्लोप पर भी डिपेंड करेगा, इसके 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 स्लोप पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इससे मैंने यहाँ पर दोनों साइड इसको कोऑर्डिनेट शो किया। ठीक है, तो भाई अब मेरे को डेल्टा वन वन कैलकुलेट करना है, सबसे पहला मेरा काम है। ठीक है, डेल्टा वन एल कितना होगा, वो मेरा होगा मोमेंट एम, मोमेंट इंटरनल मोमेंट ड्यू टू दिस फोर्सेस अलोंग दिस कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, और m और dx होगा मेरा रियल इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, वो होगा हमारा एक्चुअल लोडिंग की वजह से। क्लियर है पॉइंट? तो भाई सबसे पहले हमारा काम है यहाँ पर टेबल, हमारा टेबल फॉर्मेशन करना, मोमेंट कैलकुलेट करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारे मेंबर है, हमारे पास ए बी एक मेंबर लेते हैं, दूसरा मेंबर हम लोग लेते हैं बी डी मेंबर लेते हैं, और तीसरा हम लोग लेते हैं सी डी। ठीक है, और इस बीम को, इस यहाँ पर जो 10 किलो न्यूटन का लोड है हम उसको यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं 10 किलो न्यूटन। ठीक है, अपनी कैलकुलेशन इजी के लिए, और एक मोमेंट इसका इसका इसके कारण एक मोमेंट ट्रांसफर होगा यहाँ पर कितना, 20 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, वो जॉइंट के ऊपर एक्ट करेगा। क्लियर है पॉइंट? तो सिमिलरली यहाँ पर भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो इसकी वजह से यहाँ पर एक वर्टिकल फोर्स आएगा, कितना आएगा, 10 to 20 किलो न्यूटन का वर्टिकल फोर्स आएगा, और एक मोमेंट कितना आएगा भाई, मोमेंट आएगा 10 इंटू 2 इंटू 1, 20 किलो न्यूटन मीटर का एक मोमेंट आएगा। क्लियर है? ठीक है, ये जस्ट मैंने इन फोर्सेस को यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, इसका इफेक्ट और इस चीज का इफेक्ट सेम ही होगा। ठीक है, तो भाई अभी मेरे को ये क्वेश्चन मेरे को सॉल्व करनी है। ठीक है, इसकी वजह से मोमेंट निकालना है, ये कैपिटल एम निकालना है, ये स्मॉल एम निकालना है। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे, फिर देखेंगे कैसे इसको सॉल्व करना है। क्लियर पॉइंट? तो भाई अब हम लोग आते हैं कि हम हमारे पास जो है, सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना है भाई रिएक्शंस, आरए और आरसी रिएक्शन कैलकुलेट करनी है हमको, क्योंकि यहाँ पर मोमेंट भी रिलीज हुआ है तो यहाँ पर कुछ आरबी रिएक्शन भी आएगी और आरसी रिएक्शन भी आएगी। ये सिर्फ मोमेंट रिलीज हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ यार, सबसे पहले मैं कैलकुलेट करता हूँ भाई कि इस पॉइंट पे आरबी के अबाउट अगर मैं मोमेंट 0 लेता हूँ इस पॉइंट पे, ठीक है, सिर्फ इस बी फोर्स के कारण, इस पोर्शन के कारण, तो अगर मैं इक्वेशन लिखूं यहाँ पर, अगर मैं इक्वेशन लिखूं, इसको मैं लिख सकता हूँ आरसी इंटू, ये मेरे पास इतना 4 और ये है मेरे पास 6, आरसी इंटू 10, ठीक है, इज इक्वल्स टू, इसके कारण कितना आएगा 20 प्लस 20 इंटू 10 प्लस 25 इंटू 4, यही होगा। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो मेरे पास आता है 20 प्लस
200 प्लस 100 ये आएगा 320। तो RC इंटू 10 इज इक्वल टू 320। तो RC यहाँ से आ गया मेरे पास कितना 32 किलोमीटर। क्लियर है? तो मैं यहाँ पे RC दिखा देता हूँ 32 किलोमीटर। क्लियर है? मैंने क्या किया कि भाई इस फोर्स के कारण कुछ मोमेंट आएगा इस पॉइंट पर 20 इंटू 10, 25 के कारण कितना आएगा 25 इंटू 4। और ये एक मोमेंट लग रहा था जो इस जॉइंट पर आया तो वो भी पूरा यहाँ ट्रांसफर यहाँ पे आएगा। तो वो कितना होगा आपका 20 किलोमीटर का। ठीक है, वो बराबर होगा RC इंटू 10 के। तो यहाँ से हमारा RC निकल गया 32 किलोमीटर। क्लियर है पॉइंट? भाई अगर मेरे पास RC निकल गया, अभी मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, मैं यहाँ से RA भी कैलकुलेट कर देता हूँ। ठीक है, RA अगर मेरे को कैलकुलेट करना है तो RA के कारण अगर मैं इस पॉइंट पर मोमेंट कैलकुलेट करूँ तो वो हो जाएगा मेरे पास कितना RA इंटू 5 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 10 इंटू 5 प्लस 16 इंटू 5 इंटू 2.5 यही होगा। ठीक है, इसी को अगर कैलकुलेट करें हम लोग तो 20 प्लस 10 इंटू 5 प्लस 16 इंटू 16 इंटू 5 इंटू 2.5। ठीक है, तो यहाँ से डिवाइड बाय 5 अगर हम करें तो यहाँ से हमारे पास RA आता है हमारे पास 54 किलोमीटर। RA विल बी 54 किलोमीटर। ठीक है, RA 54 किलोमीटर आ गया। और RB अगर हमें कैलकुलेट करना है भाई तो RB कितना होगा हमारा RA प्लस RB प्लस RC कितना है हमारे पास ये है मेरे पास 10 प्लस 16 इंटू 5 प्लस 25 प्लस 20 यही है। ये चीज है ना 10 वर्टिकल इक्विलिब्रियम अगर हम देखें 25 20 10 और 16 इंटू 5। ओके, ये भी ठीक है। तो यहाँ से RA प्लस RB कितना है 32 प्लस 54 प्लस RB इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 10 प्लस 16 इंटू 5 प्लस 25 प्लस 20 135। यहाँ से RB निकलता है आपका माइनस 54 32 49। तो यहाँ से जो RB आ रहा है वो हमारा आ रहा है 49 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है 49 किलोमीटर का और इस पॉइंट पर एक फोर्स लग रहा है कितना 54 किलोमीटर। क्लियर है पॉइंट? तो ये चीज हमने फोर्सेस हमने वर्टिकल फोर्स फाइंड कर ली। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम है यार कि हम लोग को मोमेंट कैलकुलेट करना है ड्यू टू लोडिंग, क्योंकि ये हमारा मोमेंट का टर्म है। ठीक है, तो मैं एबी मेंबर पर आता हूँ। एबी पर मैं अगर आया तो भाई मैंने यहाँ पर देखा एबी पर कि एबी पर जो मेरा मोमेंट आएगा, एबी पर मेरा मोमेंट कितना आने वाला है। सबसे पहले देखेंगे अगर हम इस सेक्शन पर देखें, अगर एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स dx का एक एलिमेंट कंसीडर करें तो उस पॉइंट पर जो मेरा मोमेंट आएगा RA के इसके कारण कितना आएगा mx जो होगा वो होगा मेरा कितना 54 इंटू एक्स 54 इंटू एक्स माइनस ऑफ 10 इंटू एक्स। ठीक है, माइनस ऑफ 16 एक्स स्क्वायर ओवर में 2। क्लियर है? और माइनस ऑफ 20 किलोमीटर यही आएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना 44x माइनस 8x स्क्वायर माइनस 20 यही है mx। इस इक्वेशन को हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे इस पॉइंट पर 44x माइनस 8x स्क्वायर माइनस ऑफ 20 ये है हमारा m एट दिस सेक्शन। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, फिर मैं देखता हूँ यार कि मैं CD पे कैलकुलेट कर ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को ये इजी पड़ेगा। ठीक है, CD पे अगर मैं मोमेंट कैलकुलेट करूँ, CD पर अगर हम लोग देखें तो CD पर जो हमारा जो मोमेंट आएगा, CD पर अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो इसकी जो रेंज होगी, इसमें यहाँ पर जो I है वो मेरा I है सिंगल I, और इसकी जो रेंज है वो हम लोग डिसाइड करेंगे 0 to पाई। ठीक है, उसके बाद हम लोग CD पर आते हैं इस वाले मेंबर पर। अगर यहाँ पर हम देखें mx dx पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो मोमेंट होगा वो होगा कितना मेरा 32 इंटू एक्स माइनस 20x माइनस 20 यही होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा ये आपका 12x माइनस ऑफ 20। ठीक है, तो यहाँ पर हम CD पर लिख सकते हैं कितना हमारा 12x माइनस ऑफ 20। इसकी जो रेंज है वो कितनी है हमारी 0 to 6। I कितना है यहाँ पे हमारा 2i। ठीक है,
ये भी क्लियर है। अभी हमारा जो पोर्शन बचता है वो हमारा क्या बचता है, हमारा बीडी बचता है। ठीक है, तो बीडी पर अगर मेरे को कैलकुलेट करना है तो मैं इस सेक्शन से चल रहा हूँ। ठीक है, बीडी को अगर मेरे को कैलकुलेट करना है तो मैं इसी सेक्शन से चल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से अगर मैं चलूंगा ना सेक्शन से तो मेरे को यहाँ पर देखना पड़ेगा कि एक्चुअली शेयर फोर्स मेरा कितना आ रहा है, क्योंकि इस पॉइंट पर जो मोमेंट आएगा, इस पॉइंट पर जो मोमेंट आएगा उसमें मेरे को ये सारे कंसीडर करने पड़ेंगे, सारे लोड कंसीडर करने पड़ेंगे मेरे को। ठीक है, और नहीं तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि मेरे को शेयर ट्रांसफर कितना हुआ। तो मैं उस चीज से बचने के लिए मैं इस पॉइंट को ले रहा हूँ यहाँ से एक्स पर एक डीएक्स एलिमेंट है। ठीक है, तो मोमेंट होगा मेरा कितना यहाँ पे, एम एक्स अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो होगा मेरा 32 नहीं यार, इसको हम लेते हैं इस पॉइंट से लेते हैं, यहां से लेते हैं। ठीक है, x 32 x प्लस 6 क्लियर है, -20 इंटू में x प्लस 6, ठीक है, -25x और -20 यही होगा। इसको अगर हम लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा हमारा 12x प्लस 6 -25x -20, और इस इक्वेशन को ब्रेक करें तो 12x प्लस 72 -25x -20। ठीक है, तो इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो यहां से हमको मिलता है कितना 52 प्लस ये कितना मिलता है मेरे को -13x। ठीक है, तो बीडी पर जो मेरे को मिलेगा वो मिलेगा मेरे को -13x प्लस 52। फिर x जो रेंज करेगा यहाँ पर वो करेगा 0 to 4, आई कितना यहाँ पर 2i। तो ये चीज क्लियर हो चुकी है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं भाई कि मोमेंट रिलीज हमारा कितना होगा, मोमेंट मतलब m11 की वजह से क्या होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि यार ये पोर्शन मैंने यहाँ पर भी हटा दिया, क्योंकि इन पॉइंट्स पर मोमेंट हमारा 0 रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर कोई लोड है नहीं तो मोमेंट इसका 0 ही रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं इस पॉइंट इस पर आता हूँ, यहाँ पर ये बी, ये मेरा कौन सा पॉइंट है, डी पॉइंट 4 पे और ये 6 पे। ठीक है, तो इसके कारण मैं देखता हूँ कि इसके कारण यहाँ पर क्या इफेक्ट आने वाला है इस मोमेंट के कारण। ठीक है, तो भाई अगर मैं देखूं, लेट अस सपोज मैं इस बीम को कंसीडर करता हूँ, एबी बीम को मैं कंसीडर करता हूँ, यहाँ पर मैंने मोमेंट लगा दी, यहाँ पर मेरा इंटरनल है। ठीक है, अभी इस बीम से मेरा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी वन का लोड है। ठीक है, तो अगर मैं देखूं यार, अगर मेरे को इस पॉइंट पर अगर मेरे को ये कितना डिस्टेंस है, मेरे पास 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरे को रिएक्शन जो मेरे को मिलेगी, रिएक्शन जो मेरे को मिलेगा यहाँ पर, वो क्या मिलना चाहिए मेरे को, एक अपवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा 1/5। ठीक है, फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा क्या 1/5। क्लियर है पॉइंट। तो यहाँ पर जो मोमेंट मेरे को मिलेगा एबी का, अगर मोमेंट कैलकुलेट करूं तो एट अ डिस्टेंस ऑफ dx पे, तो वो मेरे को मिलेगा कितना पॉजिटिव। इसको बैलेंस करने के लिए इधर इस डायरेक्शन में मोमेंट लगेगा ना, तो वो कितना मिलेगा मेरे को 0.2x। इसको ले लेते हैं हम लोग कितना यहाँ पे m की वजह से 0.2x। क्लियर है पॉइंट। और अगर मैं यहाँ पर देखूं, ये मेरा डी पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस 6 है। अगर मैं इस पोर्शन को कंसीडर करूं, इस वाले पोर्शन को, यहाँ पर एक मेरे को फोर्स मिलेगा कितना, यहाँ पर मेरे को मिलना चाहिए इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए मेरा कौन सा एक अपवर्ड फोर्स लगेगा, वो कितना होगा मेरा 1/10। क्लियर है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके कारण सीडी के कारण मेरे को कितना फोर्स मिलेगा यहाँ पे 1/10, यानी 0.1 इंटू एक्स, ये भी पॉजिटिव रहेगा जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पॉजिटिव है। और अगर हम फिर से हम यहाँ से देखें डी एक्स पर, तो यहाँ से मेरे को कितना मिलेगा वो चीज 0.1 x प्लस 6। क्लियर है, 0.1 x प्लस 6, डी पर तो कोई लोड नहीं है, 0.1 x प्लस 6। ठीक है, और वो भी हमारा पॉजिटिव, तो x मेरा वेरी कर रहा है 0 to 4 तक। तो भाई हमने टेबल फॉर्म कर रही है। क्लियर है पॉइंट, इस चीज में आपको कोई डाउट होना चाहिए, क्योंकि हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लोग इस पर डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है, तो अभी हमारा जो नेक्स्ट काम है हमको कैलकुलेट करना कि भाई हमारा डेल्टा 1l कितना होगा। ठीक है, डेल्टा 1l हमको कैलकुलेट करना, तो वो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा सबके। ठीक है, वो कितना होगा मेरा m इंटू m डॉट dx ओवर में ai। क्लियर है,
तो भाई अगर हम इस चीज को इंटीग्रेट करें, अगर हम इस चीज को इंटीग्रेट करें 0 से लेके 5 44 तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पर मिल रहा है मेरा 66.67, इस टर्म के कारण कितना मिल रहा है मेरे को यहाँ पर 66.667 ओवर में ये है प्लस प्लस अगर हम लोग करते हैं नीचे वाले एक्सप्रेशन को अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू आती है ये वैल्यू आती है 38.133 ओवर में ये यहाँ पे आई टू आई था तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया उसको, ठीक है। फिर एक और यहाँ पे प्लस आता है जो हमको ये वाला एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है डी की वजह से, ये आता है हमारे पास 026 ये आता है आपका 50 डिवाइड बाय 2 25.2 ओवर में ये आई, क्लियर है। तो भाई डेल्टा 1L जो हो गया, डेल्टा 1L जो हो गया मेरा, वो हो गया मेरा कितना 66.667 प्लस 38.13 प्लस 25.2, ठीक है। तो ये वैल्यू आ रही है मेरी डेल्टा 1 है 29.997 ओवर में ये, ठीक है, इसको 1 मान लेते हैं। तो ये हमने डेल्टा 1 कैलकुलेट किया कि मतलब ये मेरा क्या है, रिलेटिव डिफॉर्मेशन, रिलेटिव डिफॉर्मेशन ड्यू टू लोड, स्लोप का रिलेटिव डिफॉर्मेशन ऑफ स्लोप, ठीक है। तो भाई ये चीज हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली है, तो इस चीज को हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि डेल्टा 1 जो आया है हमारे पास कितना आया है 129.997 ओवर में ये आई। इस चीज में कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट टास्क है, हमें कैलकुलेट करना है, हमें रो 11 कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो डेल 11 अगर हम लोगों को कैलकुलेट करना है डेल 11, तो ये कितना होता है हमारा समीशन m स्क्वायर dx ओवर में ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं फॉर्मूले को। तो भाई इसको अगर हम सॉल्व करें, इस चीज को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास मिलता है 0.2 फर्स्ट वाले टर्म से तो हमको मिल गया यहाँ पर कितना 1.667 ओवर में ई प्लस 0.24 ये मिल गया हमारे पास 1.30 ओवर में ई आई प्लस लास्ट टर्म है हमारे पास 0.36 ओवर में ये आई, क्लियर है। तो भाई यहाँ से हमारे पास जो डेल 11 आ रहा है, डेल 11 जो आ रहा है हमारे पास, इसको इंटीग्रेशन चेक करना है 0.24
ठीक है ओके। तो अगर यहाँ से हम सबको ऐड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है हमारे पास 0.36 प्लस 1.667, तो ये वैल्यू आती है हमारे पास कितनी 3.33 ओवर में ये है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। तो अगर हम ये डेल वन वन हम मिल गई मेरे को कितनी 3.33 ओवर में ई आई इंटू में एम बी। क्लियर है? तो अगर हम इस चीज को सॉल्व करते हैं यार 129.997 डिवाइड बाय 3.33, तो ये वैल्यू मिल रही है मेरे को। एम बी कितना मिल रहा है मेरे को? एम बी मिल रहा है मेरे को कितना 39.00 किलो न्यूटन मीटर। और ये डायरेक्शन नेगेटिव है। डायरेक्शन नेगेटिव है मतलब जो डायरेक्शन में क्वांटिटी फिलहाल महसूस करती है वो डायरेक्शन नहीं है इसकी। ठीक है, तो ये चीज है। यहाँ पर हमको एमबी हमको मिल रहा है। क्लियर है? तो अब इस एमबी को हमने फाइंड कर लिया, तो इसकी मदद से हमको क्या कर रहे हैं, बाकी फोर्सेस हमको कैलकुलेट करना। तो एक बार देखते हैं कि बाकी फोर्सेस हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज कंप्लीट है। जरूरत नहीं है अभी। ठीक है, तो अभी मेरे को क्या पता चल चुका है कि यार मेरे पास जो एमबी है वो मेरे पास कितना है, मेरे पास -39 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो अगर मेरे पास, अगर मैं इसका फ्री, अगर मैं देखूं यार एक सेक्शन में कट करता हूं, अगर मैं इस बीम को अगर मैं ड्रॉ करूं कंप्लीटली, तो ये बीम मेरे पास कुछ ऐसा ही होगी। ठीक है, मैंने जस्ट क्या किया कि मैंने यहाँ पर हल्का सा मैंने इसको ब्रेक ज्वाइन कर लिया कि हमारा, मैं देख रहा हूँ कि मोमेंट हमारा कैसे लगेगा। ठीक है, तो भाई मेरे पास जो एमबी है वो -39 किलोमीटर मीटर है। हमने जो डायरेक्शन एज्यूम करी थी कोऑर्डिनेट की बी पर, वो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव था। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज हमने पॉजिटिव दिया था कोऑर्डिनेट के हिसाब से, पर यहाँ पर जो हमारा जो क्या होगा, जो रोटेशन आएगा वो कुछ ऐसा आएगा -39.00 किलो न्यूटन। ठीक है, ठीक है। तो भाई अगर मैं देखूं मतलब इस पोर्शन पे यहाँ पे कुछ मोमेंट लग रहा है, इस पोर्शन की वजह से कुछ मोमेंट जा रहा है यहाँ पर। यहाँ पर मेरा एक मोमेंट लग रहा होगा। अगर यहाँ पर ये मेरा कितना है, ये मेरा क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पर एक मोमेंट आएगा इस जॉइंट पर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और उसको बैलेंस करने के लिए, जॉइंट को बैलेंस करने के लिए मोमेंट आएगा यहाँ पर क्लॉकवाइज। सिमिलरली यहाँ इस वाली बीम पर, इस वाले पोर्शन पर यहाँ पर जो मोमेंट ट्रांसफर होगा फिर वो क्या होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कुछ ऐसे, इसमें कुछ फोर्सेस भी होंगी, अभी सिर्फ मैंने मोमेंट बताया। ठीक है, तो भाई अगर मेरे को रिएक्शन फोर्स कैलकुलेट करनी है, मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पर बी ए मेरे को कैलकुलेट करना है, मेरे को बीबी बीसी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इस पॉइंट के बाद मोमेंट को निकालता हूँ। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंसीडरिंग कंसीडरिंग इक्विलिब्रियम ऑफ ए बी पोर्शन, ऑफ ए बी पोर्शन, सिर्फ इतने। तो अगर हम लोग इस इक्विलिब्रियम देखें, इस ए बी पोर्शन का अगर हम मोमेंट इक्विलिब्रियम देखें, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो कुछ ऐसे आती है। ठीक है, मैं इस पॉइंट टेकिंग मोमेंट अबाउट बी, टेकिंग मोमेंट अबाउट बी, हम देखें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी कुछ आर ए इंटू 5। ठीक है, -20 एंटी क्लॉकवाइज, -10 इंटू 5 ये भी एंटी क्लॉकवाइज, -16 इंटू 5 इंटू 2.5 ये भी एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पर आपको क्लॉकवाइज लग रहा है -39.00 इक्वल्स टू 0। यही इक्वेशन होगी। ठीक है, तो अगर हम इस चीज को सॉल्व करते हैं भाई, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमको वैल्यू मिलती है कितनी आपकी, ये प्लस होगा क्योंकि ये क्लॉकवाइज है ना, ये क्लॉकवाइज हम पॉजिटिव दे रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज नहीं दे रहे, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो कितनी आएगी आपकी -20 -10
इंटू 5 माइनस 16 इंटू 5 इंटू 2.5 और प्लस 39 डिवाइड बाई 5। तो यहाँ से जो आर हमको मिल रहा है, आर वो मिल रहा है, वो हम मिल रहा है हमको 46.2 किलो न्यूटन। क्लियर है? सिमिलरली अगर हम इस पोर्शन का इक्विलिब्रियम देखें, इस पोर्शन का अगर हम इक्विलिब्रियम देखें इस बीम का, तो यहाँ पर अगर हम लोग देख रहे हैं कि हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पर एक आरसी रहेगा इस केस में, और यहाँ पर एक क्या रहेगा 25 किलो न्यूटन का एक लोड रहेगा। ठीक है, तो इसके अबाउट अगर हम इक्विलिब्रियम देखें तो हमारे पास इक्वेशन बनती है कुछ ऐसे, आरसी इंटू 10। क्लियर है? आरसी इंटू 10, और यहाँ पर एक लोड आ रहा है इसका 20 किलो न्यूटन का एक लोड लग रहा है, और एक यहाँ पे मोमेंट एक और लोड लग रहा है, यहाँ पे 20 किलो मीटर का मोमेंट आ रहा है। ठीक है, तो आरसी इंटू 10 माइनस 20 इंटू 10। ठीक है, डिस्टेंस कितना है 10 है, इस पॉइंट पर मोमेंट कंसीडर कर रहा हूं मैं। क्लियर है? और माइनस 20 इंटू 10, तो और इसके वजह से कितना 20 इंटू 10 आया। ठीक है, और फोर्स के से, और ये फिर माइनस 20। ठीक है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, मतलब मैं इस डायरेक्शन, अब इस केस में मैं एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले रहा हूँ, और इसके कारण कितना है आपका यहाँ पर 25 इंटू 4। क्लियर है? और ये वाला भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव 39। और ये आप नेगेटिव लिखा है, इसका मतलब है कि हमको नेगेटिव लेना है, ये नेगेटिव डायरेक्शन के लिए शो किया मैंने, जब मैं यूनिट कोऑर्डिनेट के अपोजिट डायरेक्शन है। बट जब मैं मोमेंट कंसीडर कर रहा हूं तो मैं एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव कर रहा हूं, तो मैं आरसी इंटू 5 लिख रहा हूं, यहाँ पर आरसी इंटू 5 लिख रहे हैं पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव है, तो ये बराबर होगा कितना, इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको भी कैलकुलेट करें यार, तो हमारे पास वैल्यू आती है कुछ ऐसी, -20 -200 -25 इंटू 4, 320 +39। यहाँ से 28.1 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से जो आरसी हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 28.1 किलोमीटर। ठीक है, डायरेक्शन पॉजिटिव। क्लियर है? अगर हम वर्टिकल, अब हमें आरबी अगर हम कैलकुलेट करना है, तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस देखें, तो वर्टिकल फोर्सेस इक्विलिब्रियम अगर हम देखें तो, ठीक है, तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम का अगर हम फोर्सेस का हम इक्वेशन देखें तो हमारे पास इक्वेशन कुछ कैसे बनती है, आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी इज इक्वल्स टू 10 प्लस 16 इंटू 5 प्लस 10 ये वाला लोड, 16 इंटू 5 यूडीएल का लोड, प्लस 25, और प्लस यहाँ पर एक लोड आएगा 20 किलो न्यूटन। ठीक है, तो टोटल लोड आ गया हमारे पास कितना, 10 प्लस 80 प्लस 25 प्लस 45, तो 125, तो ये कितना आ गया 135। तो आर ए हमारे पास कितना है 46.2, आरसी कितना है हमारे पास 28.1, प्लस आरबी इज इक्वल्स टू 135 आ गया है। तो 135 को अगर हम लोग देखें, 135 माइनस 46.2 माइनस 28.1, तो आरबी यहाँ से हमारे पास आता है भाई 60.7 किलो न्यूटन। क्लियर है? सारे लोड आ गए ना यार, 20 25 16 into 5 और 10। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास तीनों रिएक्शन आ गई है। एक बार जब तीनों रिएक्शन आ गई तो हम शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किसी भी पोर्शन को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम में चीजें जो ध्यान रखने वाली थी यही थी कि यहाँ पर हमने जो इक्वेशन कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लिखे उसको हम डिटेल में समझेंगे कि वो क्या चीज है। ठीक है, जॉइंट पर हमारे मूवमेंट ट्रांसफर कैसे हो रहे हैं वो भी चीज इंपॉर्टेंट है। क्लियर है पॉइंट? और हमने वो देखा है कि जो हमारे यूनिट डायरेक्शन के अलोंग जो फोर्सेस हैं वो पॉजिटिव लेने हैं, तो जो हमने यूनिट कोऑर्डिनेट लिया था, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, जबकि यहाँ पर क्लॉकवाइज, हमने क्लॉकवाइज को जनरली हम पॉजिटिव लेते हैं, बट इस केस में हमने क्या किया कि नेगेटिव लिया है, क्योंकि हमने जो डायरेक्शन अज्यूम की थी उसके अपोजिट आ रही डायरेक्शन। ठीक है, तो ये कुछ चीजें जो आपको देखनी है, प्रॉब्लम है, सही प्रॉब्लम है। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं समझने के लिए। ठीक है, तब तक के क्लोज करते हैं यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच।